हाय स्टूडेंट्स, सेकंड 11th क्लास से सेकंड चैप्टर जो चल रहा था यूनिट और मेजरमेंट, उसी से रिलेटेड वीडियो है। हमने इससे पहले आपको डायमेंशंस निकालनी सिखाई हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। देखिए, अब ये तो पता चल गया कि हाँ, हमने फिजिकल क्वांटिटी थी उनकी डायमेंशंस निकाल ली। तो आपके दिमाग में ये भी चीज़ आ रही होगी कि पता नहीं क्या सिखा के चले गए हमें, तो और इनका यूज है क्या नहीं है, इनके बारे में कुछ पता नहीं है। और देखिए, तो उसी चीज़ के ऊपर हम आते हैं कि इनका यूज क्या है डायमेंशंस का। ठीक है, तो सब देखिए, अधिक इनके जो यूज होते हैं वो 4 प्रकार से आप कर सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं विमीय विधि द्वारा किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो देखिए, पद्धतियाँ यहाँ मैंने जैसे आपको बताया था, CGS थी, FPS थी, MKS थी। तो उन पद्धतियों की बात चल रही है, यानी अगर CGS पद्धति का कोई मात्रक है उसको MKS में बदल सकते हैं, FPS का है उसको किसी दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब 3 पद्धतियाँ जो आपने स्टार्टिंग में सीखी थी उनमें से किसी एक को बाकी अदर 2 में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। सेकेंड, विमीय विधि से समीकरण की सत्यता की जांच करना। समीकरण की सत्यता की जांच करने से मतलब आपके पास कोई भी एक समीकरण लिखी हुई हो, ठीक है, तो आप उससे ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये समीकरण आपकी सही है या नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का पता करना। नेक्स्ट, विमीय विधि से समीकरण में उपस्थित चरों एवं नियतांकों की विमाएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो देखिए, जो नियतांक होते हैं हमारे पास, तो उस जो नियतांक हैं उन नियतांकों की विमाएं ज्ञात की जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं, एक किसी समीकरण में कांस्टेंट वगैरह होते हैं, तो जो कांस्टेंट होते हैं उन समीकरणों की क्या की जा सकती है, विमाएं निकाली जा सकती हैं। जो विमाएं आपने अभी निकाली, जैसे हमने बात की थी कि जैसे उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमने विमा निकाली थी, तो वो भी एक तरह का कांस्टेंट है। इस तरीके से क्या होते हैं, समीकरणों में भी जो कांस्टेंट वगैरह आते हैं उनकी निकाली जा सकती है। फोर्थ, विमाओं की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों में समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करना और विभिन्न भौतिक राशियों का मतलब, जैसे देखिए आपके पास F होता है बल, किस किस चीज पर रिलेटेड होता है, M पर और A पर, यानी द्रव्यमान और त्वरण पर। तो अब देखिए, ये तो डायरेक्टली लिखा होता है F बराबर M में, सब जानते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वेग बराबर, ठीक है, V इज इक्वल टू, ठीक है, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये तो आपको सूत्र बता दिया जाता है। क्या ये सूत्र कैसे, अगर हम इसको विमीय विधि से निकालें तो कैसे ला सकते हैं कि अब आपका कोई एक फ्रेंड ऐसे कह रहा हो कि ये वेग जो होता है वो इस तरह से होता है, जैसे यहाँ लिखा होता है M × A, यानी विस्थापन और गुणा समय। तो आप कैसे बताएंगे उसको कि हाँ ये समय नीचे ही आएगा, इसके विस्थापन के भाग में आएगा। तो वो चीज़ यहाँ से इस विमीय विधि से पता लग सकती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जो सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है यूज का। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको बताऊँ कुछ कि मैंने आपको जब यूनिट्स वगैरह बताई थी, तो मैंने आपको बोला था कि जो यूनिट जितनी छोटी होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होती है। ठीक है, और जो यूनिट जितनी बड़ी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और यूनिट छोटी होने पर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाती है, अपोजिट होते हैं दोनों। तो इसका मतलब जो n होता है, मैंने बताया था आपको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है u के, या ऐसे कह दीजिए u इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, या सॉरी u इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, ठीक है, या n के। अब देखिए, यहाँ इस चीज़ को आप क्या कह सकते हैं कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं n u इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब n और u किसी एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए, चाहे कुछ भी हो, किसी भी पद्धति के हों, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी वजह से 2 पद्धतियां हैं कि एक पद्धति n1 है, दूसरी u1 है, ठीक है, यानी जो पद्धति हमारे पास चल रही है उसमें यूनिट है, जैसे CGS और MKS की मैं बात करूं, ठीक है, तो CGS पद्धति में u1 मान के चलिए और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 मान के चलिए, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, और MKS के लिए मान के चलिए n2 और u2। तो ये दोनों पद्धतियां क्या होंगी, अगर इन दोनों पद्धतियों में इन दोनों का हम देखने लगे कि क्या है, तो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि 100 सेंटीमीटर CGS पद्धति के लिए हुआ, बराबर किसके हुआ, 1 मीटर के। तो अब अगर मैं यहाँ लिखूँ 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, तो देखिए ये मीटर जब आ गया तो समझ के चलिए MKS पद्धति है,
और यहाँ ये होगी CGS पद्धति। तो CGS पद्धति यानी जो इसका ये है यूनिट है लंबाई की, ये क्या छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जो जब यूनिट बड़ी होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाती है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, आप जानते हैं इस बात को, तो ठीक है। तो आप अब इस चीज को तो देखिए, केवल आपको क्या ध्यान रखना है कि जो N1 और U1 बराबर किसके होता है, N2 U2 के होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि इसका यूज कैसे होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन मतलब एक फॉर्मूला वो बता रहा हूँ, फॉर्मूला, तो अब उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। यहाँ देखिए मैंने आपके लिए भी यहाँ लिखा था कि N1 U1 इज इक्वल टू N2, ठीक है। अब U1 U2 मैंने बोला था दो जो सिस्टम्स थे उनके लिए यूनिट है। तो अब जो यूनिट है अब एसएमएस के लिए द्रव्यमान के लिए M यूज होगा, ठीक है, लेंथ के लिए L यूज होगा, डायमेंशंस समय के लिए T यूज होगा। तो हम इस चीज को इन चीजों में तोड़ सकते हैं कि M तो उसको ऐसे लिखा रहे हैं जी, U1 को लिख लीजिए M1 L1 और T1, N2 ऐसे लिखा रहेगा, U2 को लिख लीजिए M2 L2 और T2, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, देखिए अगर N1 की वैल्यू निकालनी है तो ये चीज नीचे चली जाएगी, और N2 की अगर निकालनी है तो इस चीज को नीचे चले आएगी। तो वैसे तो अधिकांश हम N2 को ऐसा मान के चलते हैं कि जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो N2 आप निकाल लीजिए, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी, N1 ऐसे ही रखा रहेगा, तो M वाले के नीचे M वाले को लिख लीजिए, ठीक है, और L वाले के नीचे L वाले को लिख लीजिए, और T वाले के नीचे T वाले को लिख लीजिए। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास जो ये M1 L1 और T1 है, M2 L2 T2, तो हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए बिना पावर समझे नहीं सकते कि सबकी पावर से एक हो जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि इनकी पावर जो समझी जाती है वो मानी जाती है कि जैसे इसके लिए A पावर हो, यहाँ U काम कर रही हो, यहाँ B और यहाँ C, यानी समय के लिए, द्रव्यमान के लिए, लेंथ के लिए अलग अलग वेरिएबल्स के रूप में पावर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ कितनी आ जाएगी, M की पावर A आ जाएगी, यहाँ B आ जाएगी और यहाँ C आ जाएगी, ठीक है। अब ये आपका एक तरीके से क्या बन जाता है, आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, फॉर्मूला। अब जब भी आपको एक पद्धति एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको जो यूनिट कन्वर्जेंस करनी है तो वो इसी फॉर्मूले के जरिए करनी है। जैसे मैं आपको आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि हमें क्या करना है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, ठीक है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, ठीक। तो ये दोनों ही मात्रक किसके होते हैं, दोनों ही मात्रक होते हैं आपके बल के, ठीक है। तो अब कैसे यूज होंगे, अब देखिए अब यहाँ हमने फॉर्मूला तो बनाया, लेकिन ABC क्या है उन सब के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो न्यूटन है ये किसका, ये कौन सी पद्धति का मात्रक है, तो एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है, ठीक है। और जो हमारे पास N1 N2 है, अब ये क्या है, तो देखिए N2 यहाँ निकालना है क्योंकि N2 ये है, U2 ये है, N1 ये है, U1 ये है। तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी हमेशा जो फर्स्ट वाले मात्रक के साथ दे रखा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू वो N1 आपको मान के चलनी है, ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज जो ये मात्रक है, ये वाला जो यूनिट दे रखी है आपको, ये किस पद्धति का है, वो आपका M1 और L1 और T1 में काम करेगा, ठीक है। तो आप जब ये एमकेएस का है तो आप एमकेएस में सोच के चलिए कि एमकेएस में द्रव्यमान किस चीज में नापा जाता था, ये तो ये हो जाता था किलोग्राम में, लंबाई किस में नापी जाती थी, L1 यानी मीटर में, ठीक है, और जो हमारे पास समय था वो किस में नापा जाता था, सेकंड में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज की, जो दूसरा वाला जो दूसरी यूनिट है, तो ये यूनिट हो जाती है किसकी, सेकेंड यूनिट हो जाती है CGS की। तो CGS वाली यूनिट क्या हो जाता था, देखिए द्रव्यमान नापा जाता था ग्राम में, ठीक है, जो लेंथ नापी जाती थी वो नापी जाती थी सेंटीमीटर में, और जो समय नापा जाता था वो नापा जाता था सेकंड में। तो यहाँ तक तो चीज़ क्लियर है। ये केवल ये जो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है M1 L1 T1 M2 L2 T2 की, ये केवल हमारे पास वहाँ से निकल के आ रही है जो हमारे पास है, जिस पद्धति के मात्रक होंगे जिसको हमें या तो कन्वर्ट करना है या जिसमें कन्वर्ट करना है। जैसे
एन न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, तो ये न्यूटन एमकेएस पद्धति का मात्रक है। तो एमकेएस पद्धति में ये लंबाई के लिए मात्रक होता है एमकेएस पद्धति का, तो ये हुआ मीटर में यानी लंबाई का मात्रक, किलोग्राम हुआ द्रव्यमान का, और ये एस हुआ सेकंड यानी समय का। तो ये तीनों चीज एम एल और टी ये यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ऐसी दूसरी पद्धति से देख लीजिए, सेंटीमीटर लंबाई का हुआ यानी L2, ग्राम हुआ M2 के लिए, M2 के लिए ग्राम, और T2 के लिए सेकंड ये। अब जो पहले वाले मात्रक के साथ जो वैल्यू दे रखी है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो N1 का काम करेगी। अब आपके पास जो फॉर्मूला है आप इसमें इसी को रख के वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक होता है, किसका, बल का, ठीक है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m में होता है। आप इसकी डायमेंशन अगर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, n के लिए n रखेंगे, ठीक, त्वरण के लिए L(t)⁻² होती है, कल निकालने सिखाई थी आपको, तो कंबाइन अगर कर लें तो हो जाएगी mL(t)⁻²। तो देखिए कंपेरिजन कीजिएगा इससे, तो यहाँ की जो वैल्यू निकल जाएंगे, देखिए m की m वाली पावर कितनी है a, यहाँ कितनी है आपके पास यहाँ n की पावर बने। अब देखिए l की पावर यहाँ कितनी है b, तो यहाँ कितनी है 1, ठीक है। अब c यहाँ c है t की पावर, तो यहाँ कितनी है माइनस के। तो अब ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। तो चलिए यहाँ बात करते हैं, देखिए तो इसमें देखिए अब रखिएगा तो याद आएगा m2 बराबर m1 की जगह 1 रखिए, m1 की जगह आप किलोग्राम और यहाँ ग्राम की पावर देखिए आप एक ही वैल्यू कितनी है 1, फिर L1 की जगह मीटर, ठीक है, और दूसरे की जगह सेंटीमीटर, और यहाँ पावर b की 1, T1 की जगह सेकेंड और T2 की जगह भी सेकेंड, पावर -2। तो देखिए यहाँ तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, किलोग्राम इसको भी छोड़िए, किलोग्राम को ग्राम में बदल लीजिए, तो 1000, या चलिए बाद में बात करते हैं ग्राम, ये भी ग्राम, पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर पावर 1 है, ये कट गई, इसकी यहाँ 1 की पावर -2। इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर ये तो 1 है, तो इसका कोई यूज भी नहीं। तो आप ये अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 10 की पावर 5। तो आप क्या कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5। तो देखिए नेक्स्ट है एक जूल को किस में कन्वर्ट करना है और में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पहले तो ये पता होना चाहिए कि जूल किसका मात्रक है और किसका मात्रक है। तो मैं इसके लिए आपको बता दूँ, यहाँ आप इसको ऊर्जा कह सकते हैं या कार्य कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कार्य की बात करके चले हम, तो कार्य के लिए जो बीमा होती है वो होती है, आप अगर निकालें तो मैं निकालनी की आ जाएगी, F बराबर होता है W बराबर होता है F इंटू एस, यानी बल गुणा विस्थापन। तो देखिए W के लिए अगर हम बात करें, F की बीमा होती थी mL(t)⁻², और विस्थापन की होती है L। तो कितनी जाएगी mL² और t⁻²। तो ये होगी आपकी बल की बीमा। तो यहीं से आपके मान निकल जाएंगे A B C के जो फॉर्मूले में यूज होते थे। m की पावर होती है, यहाँ है 1, तो A की वैल्यू हो जाएगी 1, L की पावर होती थी B, तो B की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ L की पावर कितनी है 2, तो 2, और C की वैल्यू यानी जो S था यानी जो T था सेकंड वाला, तो उसके लिए वैल्यू होती थी वहाँ C पावर में T की, तो यहाँ है माइनस के, ठीक है। तो A B C की वैल्यू ये आ गई आपकी। अब देखिए अब जो बात करते हैं हम M1 M2 की बात कर लेते हैं। तो M1 यानी पहला वाला मात्रक MKS का है, जूल है। तो N1 की वैल्यू तो आपकी क्या है 1, और N2 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। M1 की जो वैल्यू है आपकी इस वाली पद्धति में M के लिए क्या यूज हो रहा है, यानी जो द्रव्यमान है वो कौन सा यूज हो रहा है, किलोग्राम, और M2 जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, ग्राम, ठीक है, दूसरे वाले। अब यहाँ L1 क्या यूज हो रहा है, मीटर, और यहाँ यूज हो रहा है सेंटीमीटर, यहाँ यूज हो रहा है T1 सेकंड में, यहाँ भी T2 सेकंड, ठीक है। तो यानी आपके पास अब ये इतने सारी वैल्यू हो गई। अब अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो N2 बराबर आ जाता है N1 m1/m2 की पावर A, L1/L2 की पावर B,
और T1/T2 की पावर c। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए इनकी वैल्यू अगर रखे जाए तो n2 की तो वैल्यू निकालनी है, तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, m1 की वैल्यू किलोग्राम और m2 की ग्राम। ठीक है, पावर 1। ठीक, L1 के लिए मीटर सेंटीमीटर, L2 के लिए और पावर हो जाएगी 2। ये हो जाएगी T1 की जगह कितनी आ जाएगी, L आ जाएगा सेकंड और यहाँ भी सेकंड और पावर -2। तो वैल्यू रखने के बाद आगे सोल्व करें तो n2 तो ऐसे कैंसिल रहेगा, तो n1 तो 1 ये आ जाएगा। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किलोग्राम को ग्राम में, तो यानी 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, और ये ग्राम। ठीक है, और ग्राम। ठीक, अब जो a की वैल्यू थी वो तो 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ सेंटीमीटर को कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये सेंटीमीटर, पावर है यहाँ 2, और सेकंड वाले के लिए यहाँ ये बचेगा 1 और माइनस की पावर 2। इस एक को छोड़ दीजिए, यहाँ बचा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 2 और उसकी पावर 2, और इसका कोई यूज है नहीं, तो कितना होगा 10 की पावर 3 ये और 10 की पावर 4 ये, तो 10 की पावर 7। तो इसका मतलब n2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 10 की पावर 7। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास 1 जूल में अर्ग होते हैं वो कितने होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो ये आपका है यूनिट कन्वर्जेंस। ठीक है, यानी एक पद्धति से आप दूसरी पद्धति के मात्रा में आपको बदलना है तो आप इस तरीके से बदल सकते हैं। देखिए इसमें अभी कुछ और भी है जो आप एसएमएस के लिए आपकी बुक्स, जो आपकी बुक है एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज में आपको ये यूनिट कन्वर्जेंस करने के लिए कुछ वैल्यू दे रखी है, तो आप उसकी बाकी उसकी करके देखिएगा। ठीक है, तो जहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया हो। और दूसरे वाले ऑप्शंस की, तो बीमीय विधि से समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो अब देखिए इसमें क्या है कि मैं आपके सामने पहले जो लिख देता हूँ, जो आपके कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो आपको कल डायमेंशन भी जिसकी निकालने के लिए बोला था, y बराबर mg/L/πr²L। सॉरी ये होता है, हाँ ये कैपिटल L और यहाँ स्मॉल है। तो अब देखिए दोनों जगह L लंबाई से रिलेटेड है, बस ये है कि यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये प्रारंभिक लंबाई होती है और ये थोड़ा इसमें क्या होता है विकृति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए यूज़ होता है। ये बहुत छोटी लंबाई के लिए स्मॉल एल यूज़ किया हुआ है इस फॉर्मूले में। यहाँ दूसरे समीकरण में यहाँ लिखूँ तो s बराबर ut+12 at²। आप इसके बारे में तो जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ। 9th में आपने पढ़ा है गति की द्वितीय समीकरण। ठीक है, आप चाहे कोई सी भी अलग ले लीजिए, एक और लेना चाहें तो आप गति की फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए b बराबर u+at करके। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या देखिए समीकरण की सत्यता की जांच करनी कि क्या जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, ये समीकरण लिखी है, ये सही है या गलत। तो इसके बारे में क्या करते हैं कि पहले बाएं पक्ष की और दाएं पक्ष की दोनों की अलग अलग विमाएं निकाल लेते हैं। यदि दोनों पक्षों की विमाएं अलग अलग निकालने पर बराबर हैं तो समीकरण सत्य है, वरना गलत है। ठीक है, देखिए बाएं पक्ष की अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें LHS की डायमेंशन के लिए, ठीक है, LHS डायमेंशन के लिए यूज करेंगे तो y = आ जाएगी। देखिए इसका सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल से भी आप इसको निकाल सकते हैं। जो होता है इसका सूत्र एक तरह से दाब ही होता है एक तरह का, तो दाब की और इसकी विमा सेम होती है। तो अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाता है बल बटे क्षेत्रफल से, बल बटे क्षेत्रफल, या इसी से भी निकाल के दिखा दूंगा। चलिए ये हो जाएगी mL/2 और क्षेत्रफल की होती है L², तो निकल के आ जाएगी mL/-1 और T/-2। यहाँ से निकाल लीजिए या इसी से निकाल लीजिए। m जी होता है भार या बल होता है एक तरीके का, तो mL/T/-2 लंबाई के लिए L यूज हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए आगे लिख देता हूँ यहाँ mL/-1 और T/-2, ये डायमेंशन निकल के आपके आइए इसकी। तो यहाँ अब देखिए बटे क्या है लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है पाई कॉन्स्टेंट है तो उसका कोई मतलब नहीं है। r² का मतलब L², यानी जो रेडियस है वो किस में नपती है, मीटर में नपती है, तो उसके लिए L यूज हो जाएगा। स्मॉल l की किससे यूज होगा, L से। तो इन दोनों से ये L का हट जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन से हम उसी तरीके से करनी है जैसे हम वेरिएबल की करते हैं। तो ये आ जाएगी दिमाग में, यहाँ से फाइंड आउट भी करेंगे तो mL/-, क्योंकि यहाँ 2 है नीचे, ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी,
यहाँ ऊपर प्लस की 1 है तो माइनस के 2 से प्लस की 1 जाएगी तो माइनस के 1 बचेगी और टी की पावर -2। तो दोनों जगह से सेम ही निकल के आई है, आपके सामने देख लीजिए आप। तो अब यहाँ आपकी एक बीमा किससे निकल के आई है, देखिए यह प्रत्यास्था गुणांक की बीमा निकाली थी और ये होगी थी ml टी की पावर -2 और ये है l। इसको देखिए एक तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस चीज़ को mg को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। m के लिए अलग रख लीजिए तो m के लिए क्या हो जाएगी m, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो त्वरण कोई सा भी हो, सबकी बीमा एक सी होती है, चाहे वो गुरुत्वीय हो या अलग हो। तो l टी की पावर -2। अब भी सॉल्व कीजिएगा तो यही बीमा निकल जाएगी। तो ये वाली आपकी हो जाएगी RHS के लिए जो आपने फॉर्मूले से ड्राइव की है और ये हो जाएगी आपकी LHS से। तो दोनों ही डायमेंशन देखिए इक्वल आई हैं, तो इसका मतलब जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है यहाँ तक के लिए। अब देखिए दूसरा है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के लिए। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की अगर बात करें तो LHS देखिए, अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस के जहाँ भी ये चिन्ह लगे हों तो आप ऐसे समझ के चलिएगा ये कितने पद में है, 1 और 2, यानी जो आपकी RHS है वो 2 पदों में है, ठीक है, जबकि LHS केवल 1 पद में होती है, ठीक। LHS 1 पद में है, RHS 2 पदों में है। तो इन दोनों पदों की जो दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, तो फर्स्ट टर्म की भी डायमेंशंस और सेकंड टर्म्स की जो डायमेंशंस हैं वो इस फर्स्ट टर्म की डायमेंशन भी इस टर्म्स के इक्वल होगी, यानी LHS के इक्वल होगी, और सेकंड टर्म्स की भी जो डायमेंशन होगी वो LHS के इक्वल होगी, जो इसकी डायमेंशन आएगी। तो देखिए अगर हम बात कर ले LHS की पहले, तो LHS के लिए विस्थापन लिखा हुआ है एक तरह का, आप ये S जो होता है विस्थापन, तो इसकी भी आप मीटर में नापेंगे तो L हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट टर्म मान के चलिए आप RHS का, तो क्या आ जाएगी UT आ जाएगी। तो U होता है वेग, तो वेग की बीमा होती है, क्या होती है, कल की अगर आपको ध्यान हो तो L टी की पावर -1, ठीक है, L टी की पावर -1 और समय की होती है T। तो दोनों को अगर सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, केवल L बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ LHS वाली की और फर्स्ट टर्म की बीमा दोनों की सेम है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म हमारा लिखा हुआ सही है, यानी ये तो सही आया हुआ। सेकेंड टर्म की बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है 1/2 AT स्क्वायर। तो 1/2 का कोई रोल नहीं है, तो अब आप A क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है, नहीं त्वरण होता है, तो A की लिखेंगे तो L टी की पावर -2। ये क्या लिखा हुआ है समय, तो समय की पावर कितनी लिख रहे हैं 2, तो T का स्क्वायर कितने आ जाएगी, देखिए -2 है, ये +2 है, तो कितनी आ जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो L टी की पावर 0 या खाली लिख सकते हो आप L। तो यानी सेकंड टर्म की भी बीमा किसके बराबर है, LHS के बराबर है। तो इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन लिखी हुई है वो सही है। बाकी आप थर्ड वाली अपना आप कीजिएगा। आपकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बाकी जो थर्ड और फोर्थ यूज है वो कराएंगे।